चैनल। मैं हूँ जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं मैं हूँ फैसल और मैं हूँ ईशा तारिक। और आज बात बहुत डिमांड आ रही थी विवेक बिंद्रा की एक और जो ये वीडियो है सुभाष चंद्र बोस। इतने कमेंट्स और जिन्होंने कमेंट्स किए थे वो नाराज हो जाते हैं कि भी वीडियोस आ नहीं रही। तो वो इतनी ऐसी वीडियोस हैं कि कुछ हम जो है पहले कर पाते हैं, कुछ हमसे मिस हो जाती हैं। मैं तो एक कमेंट पढ़ रही थी, संतोष इनका नाम है, और वो कह रहे थे मैं तुम लोगों को कह रहा हूँ तुम लोग ये वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो, वीडियो क्यों नहीं देख रहे हो। वो इतने एग्रेसिवली वो चार्ज कर रहे थे। इतना मिक्सचर हुआ पड़ा ना जवेरिया के, समझ नहीं आ रही कि किसकी सजेशन पहले करें किसकी सजेशन बाद में करें। लेकिन टाइम के साथ हम सबकी सजेशन पे वीडियोस बनाएंगे। आपको क्या लगता है जब कमेंट्स आते हैं? अच्छा, मैं ये देख रही थी इन्हीं के कमेंट्स के बारे में कि हमने एक कमेंट नहीं ना पढ़ा तो वो 10 कमेंट एक ही चीज के बारे में कर देते हैं कि एक तो पढ़ेंगे ना, ये करेंगे ना। तो वो मैं देखती रहती हूँ कि हाँ सजेशन जो वीडियो के लास्ट वाला जो होता है ना वो सजेशन से ही भरा हुआ और जो कम्युनिटी में जो हमारी पोस्ट जाती है उस पे भी इतने ज्यादा वो आते हैं। कम्युनिटी पे भी जब लगाते हैं कि हमें होता है कि उस पे कौन क्या ही कमेंट होगा, लेकिन उस पे भी इतने ज्यादा होते हैं। नेहा के बहुत ज्यादा आते हैं कि महाभारत पे करें, नेहा बहुत सजेशन देती है हमें। हाँ, तो वो हम सबकी सजेशन देंगे, सबकी सजेशन पे वीडियोस करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप सब्र के साथ। और इस वीडियो की जो है वो बहुत ज्यादा सजेशन आ रही थी, तो ये वीडियो भी हमने पिक कर ली है। एक तो वो विराट कोहली, तेंदुलकर, उनकी बड़ी ज्यादा आती है, और एक ये है सुभाष चंद्र बोस, इनकी बहुत ज्यादा आई थी। लेकिन अब ये है कि ये हमें पता है कि ये बहुत एक पैट्रियट थे, एक नेशनलिस्ट थे, और ना बहुत ज्यादा एक इनका है हिस्ट्री में। और गांधी के मतलब इरा से ये चलते आ रहे हैं, तो मतलब इनकी बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा लोग जो है पसंद करते हैं। तो फ्रीडम पे बात की। हाँ, तो जो डिटेल में हम वीडियो देखेंगे ना, क्योंकि अभी हम ओपिनियन इतनी ज्यादा हमें अभी आइडिया नहीं है। हमने नाम सुना हुआ है, हमने थोड़ा बहुत हमें पता है, लेकिन हमें बहुत डिटेल में नहीं। लेकिन वीडियो है डॉक्टर विवेक बिंद्रा की, तो सब पता डॉक्टर विवेक बिंद्रा साहब इतनी डिटेल में एक्सप्लेनेशन देंगे, कुछ सारी कहानी जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि फिर हम इजीली अपने ओपिनियन दे सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। अभी जैसे हमें पता नहीं, इतना ज्यादा आइडिया नहीं, लेकिन लास्ट में जब हम ये वीडियो देख लेंगे फिर हमारे पास बहुत ज्यादा आइडिया हो जाता है, ओपिनियंस होंगी, बहुत ज्यादा डिस्कशंस होंगी। बिल्कुल लास्ट में वो भी आपने देखना है, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को जवेरिया इनको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, पहले उनकी बात सुननी है, फिर हम डिटेल में एंड पे बात करेंगे। तो एंड तक आप लोगों ने जरूर जाना है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो एक मजबूत दीवार को अगर एक ही हथौड़े में गिरा दिया गया है तो जरूरी नहीं कि उसी हथौड़े से वो गिरी थी। उस गुलामी की दीवार पे पहले कई हथौड़े पड़े थे। आखिरी हथौड़ा जो गांधी नेहरू ने मारा, जरूरी नहीं कि आजादी उन्होंने दिलाई। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खान, उधम सिंह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने कई चोटें मारी थी जिसके कारण वो कमजोर हो पाई और उसी के बाद हमें आजादी मिल पाई। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा business.com। सारे वीडियो अब खड़े होकर बना रहा हूं हाई पावर मोटिवेशन के साथ। सबको ऐलान कर दो, विवेक बिंद्रा वापस फॉर्म में आ चुके हैं। हथौड़े की चोट वो इतनी इंपैक्टफुल थी कि गुलामी की दीवार को हिला के रख दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पहली बार नेताजी शब्द गढ़ा गया, खुद से नहीं बनाया, दुनिया ने कहा। शुरू से शुरुआत करते हैं। बोस, इनका जन्म 23 जनवरी आज के दिन 1897 में हुआ था, कटक जो कि उड़ीसा में है। इनके पिता जानकीनाथ बोस, एजुकेशन इन्होंने यूरोपियन स्कूल से कटक में करी थी। सिक्योर्ड करी इन्होंने सेकंड रैंक 10वीं क्लास में 1913 में, तभी उनका प्रेसिडेंसी कॉलेज में एडमिशन हुआ। एक्सपेल कर दिया गया बाद में उनको प्रेसिडेंसी कॉलेज से, क्योंकि ये थोड़े नेशनलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे। 1916 में इनको निकाल दिया गया। वैसे बता दें आपको, देशभक्ति का जुनून जब सर पे छा जाता है तभी करियर छोड़ के राष्ट्र की सेवा में बड़ा मजा आ जाता है। ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल किया हुआ था, इतना बुरा हाल किया हुआ था, इतना नजरअंदाज कर दिया था कि बड़ी बड़ी बीमारियों का अटैक चल रहा था और ये गरीबों की सेवा करना चाहते थे। प्लेग, कॉलरा, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, खतरनाक बीमारियां थी। इसी दौरान कॉलरा के कारण, कॉलरा मतलब हैजा, उसके कारण लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी थी। कई बार कॉलरा लौट लौट के वापस आ रहा था। चारों तरफ महामारी आ चुकी थी, बुरा हाल था। लाशें ऐसे पड़ी थी जैसे मक्खियां भिनभिना रही है, मक्खी मच्छरों की तरह लाशें पड़ी थी। माँ अपने बच्चे की लाश को लेकर के गोद में रोए जा रही थी और दूसरी तरफ इन्होंने देखा कि बेटा अपने पिता की लाश में के पास बैठ करके जोर जोर से रो रहा है। इनका दिल एकदम पसीज गया, ये घबरा गए। लावारिस पड़ी लाशों को उसके बाद लेके जाते थे, ये उनका अंतिम संस्कार किया करते थे। वो सहमे पड़े थे। वहीं ये प्रण लेते हैं कि मैं सब चीजों को ठीक करूंगा और भारत को सपनों का भारत बनाऊंगा। ये जो समय था ये इनकी कॉलेज का समय था जब ये समाज सेवा किया करते थे।
तो जिंदगी के दो हिस्से बने। शुरुआत का समाज सेवा का हिस्सा था, उसको बोलते हैं स्पिरिचुअल सर्विट्यूड, बाद में बना इनका सोशल एटीट्यूड। पर समाज सेवा के दौरान भी, उस समय भी ये इतने बढ़िया लीडर थे कि इनको स्टूडेंट काउंसिल का हेड बना दिया कॉलेज में। और वहां पे अंग्रेज प्रोफेसर हुआ करते थे और भारतीय बच्चों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करते थे। मिस्टर ओ नाम के एक प्रोफेसर थे, स्टूडेंट को बिना बात के, इंडियन स्टूडेंट को पीट दिया करते थे। इतना पीटते थे उनको, तो ये बात जब नेताजी के पास गई तो ये प्रिंसिपल के पास जाके शिकायत करी कि भाई ये क्यों अंग्रेज प्रोफेसर भारतीय बच्चों को पीट रहे, क्यों? उन्होंने प्रश्न किया तो प्रिंसिपल ने कहा, अच्छा, प्रिंसिपल को बोले माफी मांगने को बोल दो उनको, माफी मांगनी पड़ेगी। प्रिंसिपल ने कहा यार क्यों माफी मंगवा रहे हो, डिपार्टमेंट हेड है, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। नेताजी ने कहा मैं स्ट्राइक करूंगा। कुछ नहीं हुआ, फिर इनको स्ट्राइक करनी पड़ी, और जब स्ट्राइक करी तो बात अखबारों में आ गई। अखबारों में आ गई तो उनको आके माफी भी मांगनी पड़ी, लेकिन मिस्टर ओ फिर भी नहीं सुधरे। माफी मांगने के बावजूद नहीं सुधरे, वो कई बार और बच्चों को उन्होंने पीट दिया, और इस बार जब उन्होंने पीटा तो बच्चों ने उल्टा पीट डाला उनको। फिर बात जब प्रिंसिपल के पास गई तो प्रिंसिपल बोले आपने पीठ पीछे वार किया है, और नेताजी बोले पीठ पीछे नहीं, सामने से वार किया है, कायर नहीं है हम। इस चक्कर में उनको कॉलेज से निकाल भी दिया जाता है। फिर एक कमीशन बनाई जाती है, और कमीशन कहते हैं कि भाई चलो उसको एक बार और माफी मांगने का मौका देते हैं, पर इन्होंने वहां जाके भी माफी नहीं मांगी। इन्होंने कहा गलत के आगे झुकना नहीं है और सही से मुंह मोड़ना नहीं है। सुभाष चंद्र बोस ने कमीशन के आगे माफी मांगने से मना कर दिया। भारतीयों के साथ भेदभाव के खिलाफ इन्होंने बहुत बोला, ये कॉलेज टाइम से करते थे। कमीशन गुस्सा हो जाता है, उसके बाद इनको कॉलेज से निष्कासित कर देते हैं। इस घटना से आता है उनके जीवन में बदलाव, जब वो पॉलिटिकल करियर को बिल्ड करते हैं। उनका मानना था कि सबसे बड़ा अपराध अपराध नहीं, अपराध से ज्यादा बड़ा अपराध है कि अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना। बहरहाल अब कॉलेज से तो निकाल दिए गए थे, तो उनके पिता जो बैरिस्टर थे उन्होंने इनको बुलाया और बोला बेटा सुभाष, जो हो गया, अब एक काम करो, तुम आईसीएस की तैयारी करो, इंडियन सिविल सर्विसेज की। सिविल सर्विसेज मतलब टॉप मोस्ट रैंक। 4 साल की तैयारी लगती थी, और उस समय जो पढ़ाई थी वो इंडिया में नहीं थी, लंदन जाके पढ़ना पड़ता था। और 4 साल की तैयारी के लिए इनको लंदन भेजा। इतने बुद्धिजीवी, इतने जबरदस्त बुद्धिमान के 4 साल की पढ़ाई इन्होंने 7 महीने में कर ली और रैंक होल्डर हो गए। 4th रैंक इनको मिली। अमूमन भारतीय उस समय सिविल सर्विसेज में नहीं जाते, इन्होंने अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अब ये जब वहां पे रैंक होल्डर बने, इनके मन में क्या है, देश लुट रहा है अंग्रेजों के हाथ में और मैं मौज खाटू उन्हीं के साथ में। तो इनको बड़ा फील हुआ कि मैं आईसीएस की नौकरी को इन्होंने 1921 में उसी समय लात मार दी, और ये घटना जो है जंगल की आग की तरह फैल गई। और अब उसके बाद ये आग की तरह फैल गई। अंग्रेज बड़े हैरान हुए कि भाई पहला आदमी भारतीय जो आईसीएस की नौकरी को लात मार रहा है। किसी को विश्वास नहीं हुआ, पहले कभी किसी ने छोड़ी नहीं थी। इनके पिता ने, बड़े भैया ने, सबने समझाया, पर जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घर कर जाता है, फिर दुनिया का हर सुख फीका नजर आता है। इन्होंने कहा कि भाई मेरा जन्म देश को लूटने के लिए नहीं बल्कि देश के लिए कुछ करने के लिए हुआ है। तो लोग हैरान हो गए और लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनको देखना चाहते थे, उनके विचारों को जानना चाहते थे कि कौन है वो व्यक्ति जिससे मखमलों वाले बिस्तर को छोड़ करके कांटों भरी जमीन को चुना है केवल देश सेवा के लिए। वापस जब ये पानी के रास्ते मुंबई आए तो हजारों लोगों की भीड़ आ गई। हजारों लोग उनको देखने के लिए आए कि भाई कौन है ये आदमी। तो मुंबई में हजारों लोगों की भीड़ देख के उन्हें एक बात समझ आ गई, छोटी सी आईसीएस की नौकरी को लात मारने में इतने लोगों ने विश्वास किया, अगर मैं मेहनत करूं तो पूरे देश को इकट्ठा कर सकता हूं। उनकी एज ए लीडर थिंकिंग लैटरल आउट ऑफ द बॉक्स, मैक्रो थिंकिंग थी, बड़ी थिंकिंग थी। महान व्यक्ति की यह पहचान है कि वो भविष्य की परिस्थितियों को वर्तमान को देखते हुए पहचान लेता है। अब 1928 के दौरान कांग्रेस एक मजबूत आंदोलन बन चुका था और सुभाष चंद्र बोस, गांधी और नेहरू के साथ उनके मतभेद थे पर मनभेद नहीं थे, अंदर से दोस्त थे। वो सम्मान करते थे, गांधी को अपना गुरु मानते थे। उन दिनों लॉर्ड इरविन हुआ करते थे, उस समय के वाइसराय थे। उन्होंने गांधी जी को कन्विंस कर लिया, सहमत करा लिया कि भाई डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं, ये भी एक फ्रीडम है। अब आप फ्री हो जाओगे, आपको डोमिनियन स्टेटस मिल गया, आप अपनी सरकार चलाओगे, अपने इलेक्शन करोगे। और उन्होंने इस प्रस्ताव को कलकत्ता अधिवेशन में प्रस्तुत किया कि भाई डोमिनियन स्टेटस ले लो। अच्छा, ये इनको पसंद नहीं आया। सुभाष चंद्र बोले डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, मुझको कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। उन्होंने इसका कंप्लीट फ्रीडम के लिए बहुत झगड़ा किया, क्योंकि उन्होंने समझाया कि भाई डोमिनियन स्टेटस का मतलब है आप ऑटोनोमस कम्युनिटी तो हो जाएगी लेकिन चलाएगा ब्रिटिश एम्पायर। और पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब है कंप्लीट टोटल इंडिपेंडेंस।
भाई सरकार अगर भारतीय चलाएंगे और पॉलिसी ब्रिटिश हुकूमत देगी तो डोमिनियन स्टेटस से क्या फायदा? अगर सरकार चलाने और पॉलिसी बनाने दोनों के अधिकार भारतीयों को मिलेंगे, उसी का फ्रीडम हमारे को चाहिए। क्योंकि डोमिनियन स्टेटस का एक ही मतलब है कि आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते डिफेंस पे, कम्युनिकेशन पे और फॉरेन रिलेशन पे, लेकिन अगर कंप्लीट फ्रीडम मिल गया तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो डोमिनियन स्टेटस का प्रभाव ऐसा पड़ता कि भारत अपनी ना तो सैन्य शक्ति पे काम कर सकता था, भारत दूसरे मुल्क के साथ अगर कोई व्यापारिक रिश्ते बनाना है तो वो खुद से कर नहीं सकता, ब्रिटिश असेंबली से जाकर उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो नेताजी बिल्कुल क्लियर थे, भाई चाहिए तो अपने को पूरा ही चाहिए। भारत खुद से किसी भी तरीके का अगर कानून ही नहीं बना सकता, ब्रिटिश हुकूमत जब चाहे जिसको चाहे, अभी नेहरू तुम हटो, पटेल तुम हटो, ये ब्रिटिश के हाथ में था, उनको नहीं चला कि भाई जब चाहे हटा दे, जब चाहे रख ले। तो कुल मिलाकर के ये इतने बड़े इन्फ्लुएंसर 1928 तक बन चुके थे कि इन्होंने गांधी नेहरू दोनों को कन्विंस कर लिया। और नतीजा ये हुआ कि पिछले साल तो कलकत्ता अधिवेशन में अभी तो बहस ही चल रही थी, अब इन्होंने अगले साल लाहौर अधिवेशन में 1930 के अंदर पूर्ण स्वराज के लिए झंडा फहरा दिया और तय कर लिया भाई इससे कम कुछ नहीं, अपने को कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, कोई डोमिनियन फॉमिनियन नहीं चाहिए। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, नेताजी का कद भी बढ़ता जा रहा था। 1939 का समय आया और तब गांधी जी को अच्छा नहीं लग रहा था कि ये थोड़े गरम दल वाले बन रहे थे, क्योंकि गांधी नेहरू वगैरह तो थोड़े नरम दल के थे और ये चाहते थे कि भाई अब दुनिया भर में लड़ाइयां हो रही है तो अब हमें भी लड़ना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम आ गया है, इस समय अंग्रेज कमजोर हो जाएंगे, क्यों नहीं उनको हरा दिया जाए इस टाइम पे, इस टाइम उनको तोड़ा जाए। गांधी बोले नहीं नहीं, मुझे आपका तरीका पसंद नहीं, क्यों ना इलेक्शन करा ले। तो तब प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए इलेक्शन का समय आया। और गांधी ने क्या किया, इनको हटाने के लिए उन्होंने अपना आदमी लगा दिया, सीतारामैया, साउथ से लेकर के आए सीतारामैया को, और सबको जाके पूरे देश में बता दिया, सारी के सारे कांग्रेस के जितने भी वर्किंग कम्युनिटी, जितने भी लीडर्स थे, इनको बोला कि सीतारामैया जीतेगा तो मतलब समझो मैं जीता, सीतारामैया मेरा आदमी है। और उन्होंने सीतारामैया के लिए कैंपेन करना शुरू कर दिया। इधर नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उनका आशीर्वाद लेकर के इलेक्शन के लिए आगे बढ़े। और जब चुनाव के नतीजे आए तो सब हैरान हो गए, गांधी जी के उम्मीदों के विपरीत नतीजे आए। सीतारामैया को 1375 सीट मिली, सुभाष चंद्र बोस को 1580 सीट मिली। आपको यहां समझना पड़ेगा, यहां समझिए कि सुभाष चंद्र बोस का कद बहुत बढ़ चुका था, लोग गांधी से ज्यादा उनको पसंद करने लगे थे, ये ध्यान देने वाली बात है। गांधी जी नाखुश हो चुके थे, वो बोले कि सीतारामैया की हार मतलब मेरी हार है। वो चाहते नहीं थे सुभाष चंद्र बोस जीते, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से उनको नाराजगी नहीं थी, लेकिन दोनों की विचारधारा अलग होने के कारण गांधी उनको प्रेम तो करते थे पर चाहते नहीं थे कि ये रहें, क्योंकि गांधी प्रेम से चलाना चाहते थे। गांधी बोले कि इस समय हमारा शत्रु समस्या के अंदर है, वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ जा रहा है, तो अब हमारे को उसे तंग नहीं करना चाहिए। सुभाष चंद्र बोले ये क्या तरीका हुआ, जब पूरी दुनिया लड़ रही है तो आप क्यों इधर थप्पड़ मार लो, इधर थप्पड़ मार लो। अब जीत तो गए थे ये सुभाष चंद्र बोस, लेकिन गांधी ने इन पे प्रेशर डाला कि अब आप रिजाइन कर दो, आप इस्तीफा दे दो। एक सच्चे शिष्य एकलव्य की तरह अपने गुरु महात्मा गांधी के चरणों में आकर के उन्होंने त्याग पत्र दिया। बहरहाल सुभाष चंद्र बोस उनको बोले कि मैं जानता हूं कि हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं पर हमारा मकसद एक ही है। पर अब इनको क्योंकि बाहर कर दिया गया तो अब कांग्रेस तो उनको सपोर्ट कर नहीं रही थी, क्योंकि ये बाहर हो गए थे। 12 बार इनको जेल में डाला गया, अंग्रेजों ने इनको बहुत तंग किया। ये जब बाहर आए तो इनके घर पे सीआईडी लगा दी और इनके घर पे नजर रखी जा रही थी कि सुभाष चंद्र बोस कुछ करे नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने सोचा कि अब देश में बात नहीं बन रही है, इन्होंने कांग्रेस को एनकरेज किया कि आप करते रहो जो कर रहे हो, आप गांधी को सपोर्ट करो। ये इतने इंटेलेक्चुअल थे, इतने बुद्धिमान थे कि ये बाहर निकल आए देश से। इन्होंने मन सोचा कि मैं देश से बाहर निकल करके मैं क्यों नहीं ग्लोबल अलायंसेस बिल्ड करूं, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल एडवांटेजेस लेके आऊं। मेरी बात सुनना ध्यान से, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 में ना 2 तरह की लड़ाइयां थी, एक था एक्सिस अलायंस, एक अलाइड पावर। एक्सिस अलायंस में कौन था, जर्मनी, इटली, जापान, ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी हारे थे, 2 में फिर इकट्ठे आ गए। अलाइड पावर में कौन था, वहां पे था भाई इंग्लैंड, फ्रांस, पोलैंड, यूएसए और सोवियत यूनियन, ये एक साथ थे। ये वर्ल्ड वॉर 1 में भी जीते थे, ये दोबारा एक साथ आ गए थे। अब इन्होंने सोचा कि दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया है और भारत के अगेंस्ट है ब्रिटेन। ब्रिटेन है एलाइड पावर, अब ब्रिटेन एलाइड पावर है तो मैं क्यों नहीं एक्सिस में किसी का सपोर्ट ले लूं। तो ये बाहरी ताकतों से समर्थन लेने के लिए गए। इन्होंने सोचा सही मौका है, इससे मैं दुश्मन अभी उलझा हुआ है, कमजोर है, मुझे बाहर निकल जाना चाहिए। अब मजे की बात समझिए, तेज वो नहीं होते जो मौके का इंतजार करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सही मौके पे वार करते हैं। इन्होंने सोचा दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त, तो पहले तो उन्होंने ट्राई फिर भी सोवियत यूनियन पे ही किया। उसके लिए इन्होंने प्लान बनाना शुरू कर दिया।
और प्लान बनाने के लिए इन्होंने अपने एक दोस्त थे इनके मियां अकबर शाह, उनको एक टेलीग्राम भेजा पेशावर में और उनको पेशावर से कोलकाता बुला लिया कि भाई आओ मेरी मदद करो। और मियां अकबर शाह को उन्होंने बोला, जो आज पाकिस्तान में पड़ता है, कि भाई तुम मुझको किसी तरह से काबुल ले जाओ, मैं काबुल के रास्ते उस रूस में जाऊंगा। यूएसएसआर हुआ करता था, अभी आज तो रशिया है। तो अपने भतीजे शिशिर थे इनके, उनकी मदद से इन्होंने गाड़ी लिया। गाड़ी में सीआईडी से बचते बचाते पिछली सीट के नीचे लेट के दब के छुप के ये निकले। वो उन्होंने उसको कलकत्ता से धनबाद छोड़ा, धनबाद से इनको काबुल और काबुल से मॉस्को जाना था। अब वही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर गाया करते थे कि जोरी तोरो डाक सुने क्यों, तो ये अकेले चल पड़ते रहे। जो दी तोरो डाक, अगर तेरी आवाज सुन के कोई ना शेन, अगर कोई नहीं आता है तो बे अकेला चलो रे। सारी जुगत लगा के गाली है ये तो। सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंच गए हिटलर से मिलने के लिए। हिटलर से अपॉइंटमेंट लेने की इन्होंने बहुत कोशिश करी, बड़ी मुश्किल से इनको अपॉइंटमेंट मिली। जब ये जाके वहां बाहर ड्राइंग रूम में बैठे तो अचानक एक आदमी आया, मतलब हिटलर आए और आके बोले, हेलो मैं हिटलर हूं, और अपना हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। सुभाष चंद्र बोस जवाब देते हैं, मेरा नाम सुभाष है, मैं भारत से आया हूं और मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। हिटलर हैरान हो गए, कह रहे मैं ही तो हिटलर हूं। फिर वो वापस लौट के चले गए अंदर। अंदर से एक दूसरा आदमी आता है, फिर आके हाथ मिलाता है, हेलो मैं हिटलर हूं, बताइए। तो सुभाष चंद्र बोस फिर खड़े हो गए, नमस्कार मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, मुझे आपसे नहीं, मुझे हिटलर से मिलना है। सब हैरान हो गए, अरे ये क्या चक्कर है, हिटलर तो आए मिलने के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने मना कर दिया मिलने के लिए, बोले मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं। अब 3-4 जब लोग आए और सबको उन्होंने बोल दिया मैं आपसे नहीं, मैं हिटलर से मिलना चाहता हूं, तो हिटलर ने असल में अपने 4-5 बहरूपिये बना रखे थे। उसको अपनी जान का खतरा रहता था और सुभाष चंद्र बोस हर बार पहचान गए। असली हिटलर को जब ये बात पता चली तो उसकी बुद्धि चकरा गई और वो बाहर आए। उनके लिए ये पहली बार हुआ पूरी पृथ्वी पे कि किसी आदमी ने पहचान लिया कि यार ये तो असली हिटलर नहीं है। तो वहां करके उन्होंने अपना दूरी से वहां खड़े हो गए और दूर पे आके खड़े होकर के उनको देखने लगे कि क्या चक्कर है, पहचानता कैसे। तब सुभाष चंद्र बोस खड़े हो गए और दूर से खड़े हो गए हिटलर उनको बोले कि बताइए क्या बात है, क्यों मिलना चाहते हैं। और तभी सुभाष चंद्र बोस मुस्कुरा के आगे बढ़े, बोले नमस्कार मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं, मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं हिटलर कि आपने मुझसे मिलने का मुझे ही अवसर दिया। हिटलर हैरान, क्या पहचान गया ये? अब बिल्कुल ठीक पहचाना। पूछा कि भाई तुमने मुझे पहचाना कैसे? सारी बात छोड़, पहले ये बताओ पहचाना कैसे? आज तक दुनिया में कोई पहचान नहीं पाया। मेरे यही सारे कॉपी जो मेरे हिटलर के होते हैं, ये दुनिया भर में घूमाते, सारे काम कराते, तुमने पहचान लिया। तो तभी सुभाष चंद्र बोस बोले कि भाई मैं आपसे मदद मांगने आया था, मैं आपके चौखट पर आया हूं और आपका स्वभाव थोड़ा गर्वात्मक होना चाहिए, थोड़ा गर्व वाला होना चाहिए। और आप आके पहले हाथ बढ़ा देते थे कि मैं हिटलर हूं, बताइए। तो मैं उसी से समझ गया कि हिटलर के पास एक किसी पराधीन देश से, भारत जो कि परतंत्र है, वहां से कोई मदद मांगने आया तो आपके चेहरे में वो गर्व नहीं दिख रहा था। तो आपके जो कॉपी थे वो राइट बिहेवियर नहीं डिस्प्ले कर रहे। और हिटलर की बुद्धि चकरा गई, बोला ऐसा इंटेलिजेंट आदमी कभी नहीं देखा, इसको क्या बोलते हैं एक्यूरेट जजमेंट। और इसके बाद इस मुलाकात से हिटलर इतना प्रभावित हुआ कि जो युद्ध बंदी इन्होंने बना रखे थे, युद्ध बंदी जो 4000 इन्होंने अंग्रेजों से जीते थे, उनको उन्होंने फ्री कर दिया और वो वहां से आजाद हिंद फौज में ज्वाइन किए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में। हिटलर ने इनको हेल्प करी और इन्हें कहा कि देखो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, जीतना चाहते हो, भारत जर्मनी से बहुत दूर है और जापान एक्सेस पावर है, हम लोग के साथ की पावर है। मैं जापान में बात करवा देता हूं, आपकी कुछ सिस्टम्स तय करते हैं कि मैं आपको जापान भेजता हूं यहां से और वहां से आप टीम बनाई, क्योंकि जापान आपकी मदद करेगा, जापान हम लोग के साथ का है और जापान भी अंग्रेजों के खिलाफ है। तो ये बड़ा मुस्कुराया, इनको बहुत अच्छा लगा। तो हिटलर ने इनके लिए बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। आप समझ सकते हैं, बाकी लोग भारत में ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये दुनिया भर में इंटरनेशनल अलायंसेस बिल्ड कर रहे थे। अंग्रेजों को भी पता लग गया अब तक कि ये इस समय जर्मनी में है और वहां से इन्होंने पूरी तैयारी करी। इनको हिटलर ने अपनी एक प्राइवेट बड़ी पनडुब्बी दी, जिसमें इन्होंने जो जर्मनी की नौसेना की बड़ी पनडुब्बी थी और उसमें 90 दिन लगने थे। वो जहां पानी के ऊपर, पानी के नीचे सब तरह से ट्रैवल कर सकती थी। उससे इन्होंने इनको सुमात्रा द्वीप में भेजा, जो आजकल इंडोनेशिया का आइलैंड है, उसको जापान ने जीता हुआ था और जापानी सेना के कब्जे में था। ये वहां पहुंचे, हिटलर की मदद से पहुंचे, हिटलर के कारण पहुंचे। इमेजिन हिटलर को भी इन्फ्लुएंस कर पाए। सुमात्रा से फिर ये
जो कि जापानीज आइलैंड है, अभी इंडोनेशिया के पास है, वहां से प्लेन से टोक्यो पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद ये जानते थे कि जापान एशिया के अंदर अपना वर्चस्व के लिए लड़ाई कर रहा है। तो जापान के प्रधानमंत्री को जाके इन्होंने इन्फ्लुएंस किया। ऐसे इंटेलिजेंट लीडर्स नहीं थे जो इतने पढ़े लिखे थे, इतने इंटेलिजेंट थे। वहां जाके प्रधानमंत्री को साथ में बिठाया और उनको क्या बोला, देखिए भाई साहब, हिदेकी तोजो, एक बात समझ लीजिए कि एशिया तो एशियाई लोगों का होना चाहिए ना, एशिया में बाहर के गोरे कैसे आ गए। वो बड़ा मुस्कुराए, क्या जबरदस्त आदमी है, बात तो ठीक कह रहा है भाई, एशिया तो एशियाई का होना चाहिए। तो हिदेकी को ये बात अच्छी लगी, फिर उन्होंने कहा कि भाई आपके भगवान बुद्ध है और हमारे यहाँ भी तो भगवान बुद्ध ही हैं, हमारे लिए कितने पूजनीय है, उस लिहाज से तो हम भाई भाई हो गए। और वो बड़ा इंप्रेस हुए। जापानी प्रधानमंत्री उन्होंने जाके पार्लियामेंट में अनाउंस कर दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस को पूरी मदद करने को तैयार है। भारत की आजादी की लड़ाई में जापान उनके साथ में। सुभाष चंद्र बोस जानते थे कि इनका इस समय सिंगापुर के साथ झगड़ा चल रहा है, सिंगापुर में अटैक कर रहे हैं, और सुभाष चंद्र बोस को मालूम था कि अंग्रेजों की सेना सिंगापुर में थी। वहां 85,000 ब्रिटिश सैनिक थे, जिसमें से 45,000 तो इंडियन थे। तो इन्होंने पहले से एक योजना बना रखी थी जिसमें जापानीज को एक मैसेज दे रहे थे कि जब तुम सिंगापुर में बम गिराओगे वहां पर्चे फेंक दो, हर बम के साथ पर्चे फेंको ऊपर हवाई जहाज से, और हर पर्चे में लिखो, हिंदी में भी, तमिल में भी, अंग्रेजी में भी, कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों का गुलाम बन के उनके साथ लड़ते रहोगे, तुम भारतीय कब तक अंग्रेजों का गुलाम। अब वहां पर जितने भी सिंगापुर में सैनिक थे जो भारतीय, वो पर्चा पढ़ लेते थे और वहां पे अंदर विद्रोह चालू हो गया। इनकी रणनीति सुभाष चंद्र बोस की प्रधानमंत्री जापान के साथ में मिलकर काम आई, अटैक की रणनीति, इनको वहां सफलता मिली। और अब इमेजिन करिए, जापानीज प्राइम मिनिस्टर तक को इन्फ्लुएंस कर दिया, उनको तक एक योजना समझा दी, सिंगापुर पे अटैक करके सिंगापुर, अब सिंगापुर जापान का हो गया था। अब जैसे ही उनका हुआ, प्रधानमंत्री भी इनसे खुश थे। तो वहां जो 45,000 ब्रिटिश आर्मी के अंदर इंडियन सैनिक थे, उनको जापानीज ने इनको वापस कर दिया, सुभाष चंद्र बोस को, और वहां से तैयार हुई पूरी आर्मी। रास बिहारी बोस जो वहीं पे इंडियन लोगों को तैयार किया करते थे, उनके माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया और अब तैयार हो गई आजाद हिंद फौज। यहां से अंग्रेजों को पता लगने लगा कि ये बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है। जापानी सेना बर्मा को जीत चुकी थी, अब बर्मा में कब्जा इनका था, जापानीज का। इन्होंने कहा कि भैया बर्मा के रास्ते भारत में घुसेंगे, और प्राइम मिनिस्टर ने पूरा सहयोग किया। नागा पहाड़ियां यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो नागालैंड है, वहां से मैदानी इलाकों में जाएंगे, पहले पहाड़ों पे जाएंगे, वहां से मैदानी इलाकों में जाएंगे। अप्रैल 1944 में आजाद हिंद फौज जो ये सिंगापुर से अपनी टीम तैयार करके आए थे, बर्मा से टीम तैयार करके आए थे, ब्रिटिश सेना को खदेड़कर मणिपुर में जाकर के पहली बार तिरंगा डाला। पूरा देश पूरा हिल गया उस समय। एक बात आपको बता दे, मानते तो दिल से गांधी भी थे कि हमारा देश अनडिवाइडेड रह सकता था। क्या कहते हैं कि अगर आप किसी को जोड़ना चाहते हो ना अपने साथ, तो उसे केवल गले नहीं दिल से लगाना चाहिए। क्योंकि गांधी ये जानते थे कि जिन्ना कितना भी शोर मचा ले, सारे हिंदू और मुसलमान अगर किसी एक लीडर को इकट्ठे मानते थे तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। 1943 में जब रंगून के अंदर बर्मा में ये अपनी फौज इकट्ठी कर रहे थे, तो आजादी के लिए अपनी फौज को इकट्ठा करने के लिए उन्होंने सबसे योगदान मांगे, और उस योगदान के दौरान वहां पे एक मुस्लिम व्यक्ति आया और उसने आकर के बोला कि सुभाष चंद्र बोस जी, मैं आपको अपना सब कुछ देने को तैयार हूं, मेरे पास कुछ करोड़ रुपए है। याद रखना, उस समय कुछ करोड़ रुपए बहुत हुआ करते थे। मेरे पास कुछ करोड़ रुपए, अपना घर है, अपना परिवार है, मैं सब आपको देने वाला हूं। तो वो सुभाष चंद्र बोस उनको बोले, उस मुसलमान व्यक्ति को, कि तुम क्यों मुझको अपना सब कुछ दे दोगे तो अपना घर कैसे चलाओगे। तो उसने क्या बोला, अब घर थोड़ी चलाना है, अब तो मैं भी, मेरी पत्नी भी, मेरे बच्चे भी आपकी सेना में है। गांधी ये बात जानते थे। इनफैक्ट ये तो एक बार खुद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी बोला था कि अगर सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते हैं तो मैं उनके साथ रहने को तैयार हूं, उनको अलग पाकिस्तान की आवश्यकता नहीं। मैं आपको ना ऐसे बताऊंगा कि गांधी की उन्होंने रिस्पेक्ट फिर भी जीवन भर करी। सिंगापुर में जब वो तैयारी कर रहे थे, तब वहां से भी एक रेडियो के अनाउंसमेंट में उन्होंने बोला कि गांधी जी राष्ट्रपिता है। लेकिन इंडिया में एक्सेप्टेंस सुभाष चंद्र बोस की बहुत बड़ी थी, वो इतनी बड़ी थी कि वास्तव में अगर 1945 में वो जीवित होते ना, तो चांसेस थे कि इनको राष्ट्रपिता की उपाधि मिल जाती। पहले प्रधानमंत्री तो ये पक्का बनते ही बनते। उसके कारण क्या है, क्योंकि इनसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, इंटेलेक्चुअल जीनियस, इनसे ज्यादा विजनरी जो दूर तक सोच सके, क्योंकि बाकी सब तो ऑपरेशंस में हिंदुस्तान में लड़े रहे, ये पूरी दुनिया का अलायंसेस लेके आते रहे। इनसे ज्यादा इकोनॉमी को समझना, इंडस्ट्रियलाइजेशन को समझना, ब्यूरोक्रेसी को समझना, सोशल सिविक्स को समझना, डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल अलायंसेस, जियोपॉलिटिकल पार्टनरशिप, इनके पास शायद बुद्ध आदित्य योग था। बुद्ध आदित्य योग ये वो योग होता है कि आप जब भी कुछ कहें तो पूरी दुनिया आपकी बात माने। ये जहां जो बोलते रहे, दुनिया इनकी बात मानती थी। चांसेस थे कि अगर ये रहते तो उसके बाद पाकिस्तान बनता ही नहीं, पाकिस्तान भारत में ही होता। मैं फिर बता रहा हूं आपको
क्योंकि गांधी ये बोलते थे कि ये अनडिवाइडेड चाहते थे और जिन्ना अगर कंट्रोल में आते तो केवल इन्हीं के कंट्रोल में आते, सुभाष चंद्र बोस के, जिन्ना और तो किसी की नहीं सुनते थे। पर दुर्भाग्यवश हुआ ये कि पीछे 1945 आ चुका था, वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी बॉम्ब डाल दिया जापान में, जापानीज लोग पीछे हो गए। लेकिन क्या आजाद हिंद फौज की याद है हमें कुर्बानी? भले ही इतिहासकारों ने नहीं लिखी इनकी कहानी। सारा सपोर्ट किया जापान ने, पर अब उसने सारा सपोर्ट वापस खींच लिया क्योंकि संभव था ही नहीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने महिलाओं की भी ब्रिगेड बनाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम पे वो ब्रिगेड तैयार करी थी। अब इन्होंने नॉर्थ ईस्ट से सारे की सारी अपनी टीम को थोड़ा वापस बुलाया, क्योंकि पीछे से हमारे को आर्म्स, एम्युनिशन, खाना, वो सारी सप्लाई रुक गई थी। अब सुभाष चंद्र बोस जी इस समय ऑल्टरनेट प्लान को बिल्ड कर रहे थे। तो इन्होंने क्या सोचा, वियतनाम जापान के पास ही था, तो ये वहां से फ्लाइट लेकर के मॉस्को जाना चाहते थे। वर्ल्ड वॉर 2 लगभग खत्म हो चुका था हिरोशिमा नागासाकी के बाद। तो उन्होंने प्लान किया था यूएसएसआर के साथ मैं नए अलायंसेस बिल्ड करूंगा, कुछ नई स्ट्रैटेजी लेके, नई योजना से जब वहां जाने लगे। अब वियतनाम से मॉस्को जाते वक्त खबर ऐसी आई कि ताइवान रास्ते में, ताइवान के एयरपोर्ट के पास उनका जहाज क्रैश हो गया और उसमें देहांत हो गया। खैर इसमें बहुत सारी बातें थी, वो उनका देहांत हुआ कि नहीं हुआ इसकी बात बाद में करूंगा। पर भारत में अंग्रेजों ने हमारी सारी लीडरशिप को उठा लिया, पकड़ लिया। वो क्राइम वॉर के तहत हमारे यहाँ के जो आर्मी के अधिकारी थे, जो आजाद हिंद फौज के थे, उनको सबको पकड़ा उन्होंने और देशद्रोह के आरोप में उन पे मुकदमे चलाने लगे। यहाँ पे नेताजी अब तक बहुत काम कर चुके थे और पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी थी कि उनका देहांत हो चुका है, अब वो जीवित नहीं है। अब ये थोड़ा मनोबल टूट रहा था, लेकिन गुस्सा भी बहुत बढ़ रहा था। इनके जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट सीनियर लीडर्स थे, जिसमें शाहनवाज हुसैन, गुरबख्श सिंह ढिल्लों, ये पंजाबी थे, और पीके सहगल, ये तीनों के करेज ऐसे थे कि जब इनको अंग्रेजों ने दिल्ली में बुला के तंग करना शुरू किया और इन्होंने बड़ी मजबूती के साथ बोला कि हम आजाद हिंद फौज के लिए लड़के हमने ठीक किया, तो वहां पे ये बातें अखबार में आनी थी, अखबार में आ गई। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस का देहांत हो गया, यहाँ ये सब पकड़े गए, तो ये गुस्सा भारत में बढ़ने लगा। कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर माने जाएंगे हमारे देश की आजादी के लिए, ये आपको ऐसे पता चलेगा कि तुरंत अगले हर हफ्ते में नई नई खबरें आने लगी। रॉयल नेवी जो थी, जो ब्रिटिश की नेवी थी, ब्रिटेन की नेवी, वहां पे अंदर से ही बगावत होने लगी। जितने भारतीय सैनिक थे रॉयल नेवी के पास में, सबने बोल दिया अब हम तुम्हारे साथ में नहीं है। जब वो सब खबरें आई तो रॉयल एयरफोर्स मतलब जो ब्रिटेन के पास एयरफोर्स थी, यानी कि जिसमें भारतीय सैनिक काम करते थे, वहां पे भी बगावत होनी शुरू हो गई। ये कुल मिला के लगभग 20,000 सैनिकों की बगावत पब्लिक में आई और वो खिलाफत और बगावत और बढ़ी तो सारे सैनिकों में गुस्सा आने लगा। और उससे क्या हुआ, तो जय हिंद के नारे जब बहुत तेज हुए तो सब प्रभावित होते होते रॉयल एयरफोर्स बची थी, वहां पे भी बगावत बढ़ी। रॉयल एयरफोर्स और रॉयल आर्म फोर्स के बाद में बची ब्रिटिश इंडियन आर्मी, वहां विद्रोह चालू हो गया। अब ये विद्रोह पूरा फैल गया, सारे के सारे लोग गुस्से में आ चुके थे और अंग्रेजों को अंदर लगने लगा कि भाई अब इन पे भरोसा करना संभव नहीं है। भारत में ब्रिटेन की जो आर्मी थी, सुनिएगा, भारत में जो ब्रिटेन की आर्मी थी वो केवल 40,000 लोग की थी, इंडियन सोल्जर 25 लाख थे। अब 40,000 जरा से और भारतीय सैनिक 25 लाख, वो 25 लाख को ये 40,000 कंट्रोल करते थे। अब वो 25 लाख तो छोड़ो, अब इस विद्रोह के बाद वो 25,000 के साथ भी लड़ने लायक नहीं बचे थे ब्रिटिशर्स। वहां दुनिया भर में लड़ाई करके आ चुके थे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में। अब इनको लगा कि हमारे 40,000 और इनके 25 लाख, इनके 25 लाख से लड़ने के लिए हम 40,000 को क्या 4 लाख कर सकते हैं? क्या हम दोबारा इंग्लैंड से मंगा सकते हैं सेना? अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो पॉसिबल था नहीं, तो वो इनके लिए था बड़ा काटा। फिर इन्होंने सोचा कि भाई इन 25 लाख को हम तनख्वाह भी दिए जा रहे हैं और ये रिवोल्ट भी किए जा रहे हैं, तो इन्होंने उनको डीकमीशन करना शुरू किया। इनको भाई निकालो, अब इनको तनख्वाह देनी बंद कर दो, इनको बाहर कर दो। और जब उनको डीकमीशन किया, क्योंकि सैलरी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी, पैसा इनके पास था नहीं और लोग ला नहीं सकते थे, अब यहाँ पे विद्रोह और बढ़ गया, क्योंकि भाई उनको नौकरियों से निकाले जाने लगा। अब नौकरी से निकाला और विद्रोह बढ़ गया, जो अंदर बचे थे वो भी विद्रोह कर रहे थे, जो बाहर आ रहे थे वो भी विद्रोह कर रहे थे। कई बार पूछते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, यही किया। पूरे देश के अंदर पहले लोग बोलते रहे यहां भी थप्पड़ मारो, यहां भी मारो, और यहां क्या हुआ, पूरी सेना ने इतने थप्पड़ मारे कि अब उनको लग गया अब हम यहां रुक नहीं सकते हैं। और परिस्थिति को देख के ब्रिटेन ने उसी समय भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा करनी शुरू करी। और ये इस बात का सबूत इस घटना से भी मिलता है कि उस समय के
जो 1956 में उस समय के जो प्रेसिडेंट थे, क्षमा चाहता हूं, प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि क्लेमेंट एटली, ये 1945 से 1951 के दौरान ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। ये भारत आए बाद में, और जब भारत आए तो यहाँ पे कई लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप वर्ल्ड वॉर 2 भी जीत गए, 1 भी जीत गए, आप तो इतने पावरफुल थे, आपने क्यों भारत को छोड़ दिया इतने जल्दी, सब कुछ आपके पक्ष में था, फिर आपने क्यों छोड़ा? तब उन्होंने बताया कि भारतीय सैनिकों का जो विद्रोह था ना, उससे हम टूट चुके थे, हम तनख्वाह भी दे रहे थे, हमारे लिए कॉस्ट भी था, और उनका विद्रोह आया, और ये विद्रोह, और दूसरी तरफ कहीं दोबारा आजाद हिंद फौज ना आ जाए फिर से। क्लेमेंट एटली जी, एक बात बताइए, जो नरम दल था यानी कि गांधी नेहरू, उनसे कितना प्रभाव पड़ा? क्लेमेंट एटली ने बोला उनका तो कोई प्रभाव था ही नहीं। सारा प्रभाव कहां से आ रहा था, ये मैंने आपको बताया। जानते हैं पहले क्लेमेंट एटली कौन है? ये वही व्यक्ति है जिन्होंने इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पे हस्ताक्षर किए थे। इन्हीं के सिग्नेचर से हम लोग इंडिपेंडेंट हुए थे। क्यों बोलते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो मैं गांधी पे वीडियो बनाऊंगा। अब इस समय हर देश के पावरफुल पर्सनालिटी पे अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आइए। मैं बताना भी चाहूंगा आपको आगे चल के कि क्या वो सारी की सारी अलग अलग प्रकार की थ्योरीज है कि कहां रहे या जीवित रहे या नहीं रहे। बोस नहीं बचे, एयर क्रैश में 1945 में वो चले गए, ये भी एक थ्योरी है। बोस को टॉर्चर किया गया, जनरल जीडी बख्शी ने बताया कि अंग्रेजों ने उनको बाद में टॉर्चर किया गया, उनको प्रिजन में, उनको जेल में मार दिया गया, ये भी एक प्रकार की थ्योरी है। बोस जीवित थे और फ्रेंच सीक्रेट सर्विसेज में इन्वॉल्व हो गए थे, ये भी एक थ्योरी है। बोस आगे चल करके भगवान जी या गुमनामी बाबा बने, ये भी एक प्रकार की थ्योरी है। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। 18 को अगर प्लेन क्रैश हुआ तो 23 तारीख को उसकी खबर क्यों आई? अब मुखर्जी कमीशन के अनुसार ताइवान के अंदर कोई घटना में कोई ऐसा कोई एयर क्रैश तो हुआ ही नहीं था। दूसरा, कई लोगों ने बताया कि लोग अपने बयान भी बदलते रहे, रहमान जो उनके साथ थे उनके भी बयान बदलते रहे। ताइवान सरकार के पास विमान हादसा का कोई दस्तावेज नहीं है। उनके अस्थि कलश को आज भी रैंकोजी मंदिर में जहां रखा हुआ उसका डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराया गया? तो बोस के बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन हमेशा रही हैं और अलग अलग प्रकार की थ्योरीज आती रही हैं। ऐसा नहीं कि इस पे प्रश्न नहीं उठा, बहुत बार प्रश्न उठा, बहुत बार रिसर्च भी करनी शुरू करी। इनफैक्ट यूएस की इंटेलिजेंस, यूके की इंटेलिजेंस, रशिया की इंटेलिजेंस, सबने बड़ा जोर लगाया, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ समझ में नहीं आया। शहनवाज कमीशन भी बिठाया गया 1955 में, उन्होंने बता दिया कि नहीं जी प्लेन क्रैश ही हुआ। खोसला कमीशन हुआ 1970 में, बोले नहीं जी प्लेन क्रैश ही हुआ। मुखर्जी कमीशन 1999 में आया, उसकी कोई रिपोर्ट ही समझ में नहीं आई। विष्णु सहाय कमीशन आया बाद में, उन्होंने बोला कि गुमनामी बाबा नहीं थे, जबकि बहुत लोगों ने माना कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। इसकी बहुत सारी स्टोरीज है, किसी से मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। सुभाष चंद्र बोस जी की मौत का रहस्य चाहे जो भी हो, लेकिन वो व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने जीवन के जन जन के जीवन को सार्थक बनाया है। उनका देहांत हुआ है, लेकिन उनके प्रति हमारा स्नेह अंत नहीं हुआ, हमारे प्रेम का अंत नहीं हुआ। उनका देहांत हुआ है, लेकिन उनके विचारों का अंत नहीं हुआ है। वैसे एक बात पक्का है कि उस समय में अस्त्र शस्त्र से लड़ाई हुआ करती थी और उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हमेशा से बड़ा फोकस रहा है कि मैं कैसे अपनी करेंसी बनाऊंगा, कैसे सिक्के बनाऊंगा, कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करूंगा, मेरी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी। बहुत विजनरी थे। इच्छा तो इतनी थी कि इस वीडियो को और 1 घंटा तक चलने दूं। इतना कुछ मैं बताना चाहता हूं कि वो रीइंकार्नेट कर सके, हम उनके इस विजन को लीडरशिप में डाल सके। ओह माय गॉड, कैसी लगी वीडियो? बहुत डिटेल्ड वीडियो थी और मतलब इतनी चीजें, लास्ट में मुझे बहुत सस्पेंस लग रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी डेथ नहीं हुई। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि उस प्लेन क्रैश में प्लेन क्रैश में नहीं हुई, कोई और वजह हो गई होगी, मतलब उसके बाद हुई होगी। मुझे जो लग रहा है कि वो उस वक्त जो थे वो किसी उसमें थे, सीक्रेट जो सर्विसेज होती है उनमें चले गए थे, और फिर जब उनकी उम्र हो गई अपनी तो फिर उनकी हो गई। और अगर वो ये सब नहीं करते कि प्लेन क्रैश हुआ, तो वो जो इंडियन लोग हैं 25 लाख, वो मतलब बगावत में नहीं उतरते। जब उन्होंने देखा कि हमारे लीडर नहीं रहा, हमें कुछ करना है, तो वो लोग उठे और उस वजह से सारा सिनेरियो हुआ। और उनको गांधी जी थे और जो बोस जी थे, इनकी जो आइडियोलॉजी थी ना वो बहुत अलग अलग थी। वो मकसद एक था, आइडियोलॉजी लेकिन मेरी बात सुने कि जब आपको एक इंडिपेंडेंस चाहिए, आपको आजादी चाहिए, तो वो पीसफुल तरीके से नहीं हो सकती। आप जो ब्रिटेन भी बहुत एग्रेसिव है, उनकी भी अपनी आइडियोलॉजीज अगर हम देखें वो बहुत एग्रेसिव है। तो अगर आप पीसफुल, आपका एक माइंडसेट हो तो आप उस तरह से नहीं। तो एक जो बोस जी थे वो थोड़ा सा एग्रेसिव थे और मतलब कि छीन के लेना चाह रहे थे। जैसे हमने एक बायोग्राफी देखी थी, उसमें भी यही बात कर रहे थे कि आज़ादी में जब वो सारा सीन होता है कि आप जितना भी आप आगे से कहते रहो कि हाँ जी हम देख लेंगे, आप कर लेंगे, तो वो लटकती जाती जब तक आप कोई
कोई अमल नहीं बड़ा करते step ना लो। या कोई आप जो है और वो जो इन्होंने स्टेप लिया, जैसे आजकल हम बात करते हैं कि जियो पॉलिटिक्स की बहुत ज्यादा बात हो रही है, हाँ, कंट्रीज बाहर किस तरह निकले, से आपस बाहर जुड़ रहे हाँ। हैं, वो उस वक्त में जब यानी कि ये चीज इतनी कॉमन नहीं थी। आजकल होता है कि तबादला ख्याल Foreign हाँ। trade है, हाँ। या फॉरेन ट्रिप हो रहा है, हाँ। लेकिन पहले इतना ज्यादा नहीं, common वहाँ तो नहीं फिर था। जाती ही नहीं थे ना, वो कहता कितना टाइम लग जाता था एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे, बहरी ना जहाज कोई के इंटरनेट जरिए जा है रहे ना थे। कोई प्रेस और कॉन्फ्रेंस जब ना वो मीडिया। मतलब गए थे आईसीएस के लिए तो वो हाँ। दिखाया कि वो शिप में ही गए थे हाँ। फर्स्ट टाइम। बहरी जहाज में गए थे और पता है उस कितना टाइम पे, लग हाँ, जाता है, महीनों लगते हैं। महीनों लग जाते हैं तो जिंदगी ये में। लोग अवॉइड ही करते थे कि हाँ। ये नहीं करने फॉरेन ट्रिप्स, लेकिन आजकल जियो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा है और ये चीज उन्होंने तब की हाँ। थी जब ये तब जब कंसेप्ट ही नहीं था। जब इतनी मतलब हाँ। कंट्रोवर्सी में की थी उन्होंने, हाँ। मतलब किसी को पता भी नहीं था चलता, और वो जर्मनी चले गए, जापान चले गए, और किस तरह से उन्होंने क्योंकि सब वो manage मीडिया किया। वाला वो सीन नहीं था ना कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आज कौन अच्छा किधर किसी को विजिट कर पता रहा भी है। नहीं चला कि पता वो भी पता नहीं नहीं चला। चला कि वो यहाँ पे। और मैं तो इतनी ज्यादा हिटलर के बारे में मैंने बहुत ज्यादा स्टडी किया हुआ है। वो हिटलर ने अपने जैसे पता नहीं कितने हिटलर बनाए हुए हिटलर थे। को इम्प्रेस कर दिया। हाँ। आप ये सोचे मतलब कैसे कि कर दिया। हिटलर और उसके बाद जो जापान के हाँ। थे जो प्रेसिडेंट वो भी प्राइम मिनिस्टर उनको सारी गेम समझाई हाँ। कि अगर आप ऐसा कर लें तो सिंगापुर ये हो वहाँ से जाएंगे। किस तरह से हाँ उन्होंने अच्छा, मुझे वो बड़ी बात उनकी अट्रैक्ट की कि एशिया हमारा है, तो हाँ। एशिया में इनका क्या काम है। इनका क्या काम है, तो वो जापान वालों को भी एक मर्जी एक की याद मतलब इनको एक निकाल। सेकंड में उन्होंने कैसे अगले को impress मतलब कि किया। उनके माइंडसेट में ये था, जो मैंने ऑब्जर्व किया, कि ब्रिटिशर को कमजोर किया जाए, इनको तोड़ा जाए, फिर ये इधर से आवाजार होंगे और फिर ये यहाँ से निकलेंगे। बिल्कुल, आपने उनका सही ये बात कंसेप्ट की था। कि जो- और जो हैं गांधी जी वो पॉलिटिकल वे से चल रहे थे। वो मतलब उनका कह रहे भी- थे कि वो अगर डोमिनेंट है तो कई कुछ जगह पे डोमिनेंट रहने दिया जाए, कुछ जगह हाँ। पे हमारी मनवा ली जाए, और इस तरह से वो उनका चल था रहे कि थे। कोई बीच का रास्ता निकल हाँ। जाए कि कोई ये ऐसा भी भी अगर निकल इनका जाए, है तो हाँ। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत Like हमारी वो भी हो। political thinking थी डेमोक्रेसी उनकी, भी ये थोड़ी कह बहुत रहे, हाँ। लेकिन अब हम यार जाहिर सी बात है, एक बड़ा लीडर है, वो सोचता है कि यार हमारे लोगों का भी नुकसान ना हो। Exactly, हमारे लोगों को- 25 लाख लोग उनके अंडर काम कर रहे क्योंकि हैं, जो salaries आज़ादी ले रहे हैं। मिली वो आगे आज़ादी मिली जैसे उस सफ़र को आगे तय किया गया गांधी जी ने, और इधर पाकिस्तान साइड से कायदे आज़म ने और उधर से गांधी जी ने लेकिन मिलके बहुत बड़ी बात हाँ। कायदे आजम ने भी कहा था, हाँ। जो कि इन्होंने कहा ना कि जिन्ना ने हाँ, भी ये कहा जिन्ना। था कि अगर बोझी आएंगे तो फिर हम ठीक है, फिर हमें नहीं चाहिए। हाँ, हाँ। फिर हम नहीं फिर separation एक ही नहीं रख लेते लेकिन हैं। आप सोचिए कि मुसलमान का कितना प्यार है, हिंदू और मुसलमान दोनों का प्यार बहुत ज्यादा है इन लीडर के लिए। अच्छा, एक और बात उन्होंने बीच में की थी कि दीवार को अगर एक हथौड़े से गिराया गया ना, बिल्कुल स्टार्ट में बात उन्होंने की थी, हाँ। तो उसका मतलब ये नहीं कि इस हथौड़े से गिरी है, उस दीवार को पहले कमजोर किया गया है। मतलब कि कितने लोगों ने कमजोरी की, यही बात फिर एंड में पता चली कमजोर कैसे किया गया था। एंड पे तो 1947 में तो वो दीवार गिर गई, ठीक है, लेकिन वो देखो कितने सालों पहले उसकी कहानी चली हुई थी, उनकी फौजों में बगावत होना, इर्द गिर्द जापान का इशू बनना, ये वर्ल्ड वार वाला होना, मतलब उनको पहले कमजोर किया, फिर एंड पे आके जो है ना वो उन्होंने दीवार पे थोड़ा और मारा। वो कांग्रेस में थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, वो सीटें जीत जाना। हाँ, वो सीटें सीटें और फिर जीते। अच्छा वो गुरु मानते थे, मतलब कि गांधी जी उनका को। प्यार भी बहुत उन्हीं के कहने पे उन्होंने Resign कर रिजाइन दिया। भी दे दिया, हाँ। क्योंकि वो तो विन कर चुके थे। लेकिन हाँ। आप देखो ना कि आप एक पार्टी में आपने पूरी अपनी जिंदगी लगाई है इस Exactly. पार्टी में और आप उसके लिए Patriot. काम कर रहे हो, लेकिन वो पार्टी से आपको रिजाइन देना पड़े, लेकिन आप फिर भी कहो कि नहीं मैं तो अपने मुल्क के हाँ। साथ में हूँ, वफादार हूँ और मैं आजादी अभी भी लेनी है, करूँगा। आजादी उनको लगा कि अगर सिटी के अंदर या कंट्री के अंदर रह के कांग्रेस करती रहे, मैं जरा दुनिया के ऊपर से कमजोर करता हूँ। मतलब कि वो जो एक वर्ड सारी बोला जो था उन्होंने कि जो- दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो वो उन्होंने देखा कि इस अलायंस के वो अगेंस्ट उसका वाले ये कौन था। से हैं, जर्मनी है, जापान है, उनके साथ मिलना शुरू उनके कर साथ दिया। मिलना शुरू तो उनकी वजह से फिर वो ब्रिटिशर जो है वर्ल्ड वॉर में पड़े, कमजोर हुए, और फिर उनको और मजबूरन अच्छा निकलना मतलब पड़ा। वाकई ऐसा होता कि वो कह रहे थे ना कि अगर जिना ये बोस जना से बात करते तो शायद सेपरेशन होती, तो वाकई ऐसा हो सकता मुझे था। लग रहा है, लेकिन फिर उनकी डेथ का इंसिडेंट वो सारा आ गया तो उस वजह से फिर सेपरेट हो गए। लेकिन वो आपने देखा था, नोट किया था कि जब वो ऊपर से बम वो कर रहे थे तो उसके साथ एक कागज होता था हाँ, जिसमें वो एक हाँ, स्ट्रेटजी जो हाँ, थी जिसमें वो जो जापान में उन्होंने किया हाँ था। जापान में उन्होंने किया था, और सिंगापुर वाली जगह पे। सिंगापुर यही जगह पे ये किया था कि आप ब्रिटिशर के कब तक गुलाम रहोगे। और साथ उन्होंने बताया कि वो अगर 40-50 हज़ार थे तो वो तो 25 लाख थे। तो जैसे ही उनको वो सारा पता चला कि यार अब वक्त है हम इनके साथ बगावत करें तो हम अलग आज़ाद स्टेट ले सकते और हैं। आप देखिए फिर वो उन्होंने ले भी इतने ली। मतलब उनको तैयार करके लेके गए, मतलब एक आज़ाद इन फौज बनाई। मुझे 30,000 या 25,000 मुझे पर्सनली ऐसा लगता है
कि जैसे इन्होंने बात की ना कि ब्रिटिश की जो थी आर्मी में जो थे वो 90% जो इंडियंस थे और क्योंकि 10% हाँ, क्योंकि गोरा बाहर से बड़ा कम आया था, वहाँ के लोग ही उनकी गवर्नमेंट में भी थे, वहीं के लोग ही उनकी फौज में भी थे, उनकी और जो आर्मी थी। मुझे लगता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है ज्यादातर कि इंडियन जो- सिख और ये सारे। जो ये वहाँ के है ना, पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन जो ब्रिटिश है ना वो इतने ज्यादा बहादुर नहीं है, जैसे एशियंस है ना, हाँ। जैसे पाकिस्तानी है, जैसे हाँ। हिंदू है, जैसे वो इंडियंस है, और इवन बाकी भी जो है बांग्लादेश के वो सिख, सारे हिंदू, बहुत मुस्लिम, ज्यादा- ये सिख सारा तो एक ही भाई- जगह पे रहते थे ना, तो इनसे जो है ना बेसिकली जो ब्रिटिशर है ना, ये पूरी गेम करके इनको कंट्रोल कर लेकिन वो रहा इतने था। ज्यादा वो नहीं है, हाँ। जिगरे वाले नहीं है। तो वही इसी वजह से जब उन्होंने देखा कि यार ये तो हमारे कम है, ये ज्यादा है और ये भड़क उठे हैं, तो यहाँ से फिर यहाँ से निकलना जाना है, ही निकलना ही बनता बनता है। तो जैसे एक आज़ादी में होता है ना कि एक तरीक चली या एक चला, उसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। आज हमें ये पता चला, पहले हमें नहीं था आइडिया कि बॉस जी का कितना रोल है या कितना एक कहानी थी। हमने हमारे नाम सामने सुना जो था गांधी जी का ही हाँ, सुना अब था। जैसे पाकिस्तान की तारीख में जिन्ना मोहम्मद अली जिन्ना का नाम साथ में, लेकिन उसके अलावा सर सैयद अहमद इलामा खान, इकबाल। इलामा सबसे इकबाल, पहले सर सैयद हाँ, का ही आया था, सर हाँ, सैयद, फिर इलामा ख्वाब इकबाल। देखा। हाँ, तो उन्होंने इस तरह बहुत education सारे भी- ऐसे पर्सनैलिटीज होते हैं हर तरीक के अंदर। तो लेकिन अब पता जैसे चला कि ईशा कमेंट ने कहा सेक्शन में ना- क्यों आ रहा था हाँ, बार बार हाँ। कि इस पे रिएक्ट करें। जैसे ईशा ने कहा ना कि जैसे गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जो थे वो हाँ। कांग्रेस के दो बड़े पिलर थे जो सामने नजर आ और रहे हम सामने। यही सुनते आए हैं शुरू से कि फ्रीडम उन्होंने हासिल किया इन दोनों ने, मतलब गांधी जी थे ने और जवाहरलाल नेहरू ने, लेकिन वो उनके उनका पीछे तो रोल बहुत था ही सारे था, लोग- उन्होंने तो कराई उन्होंने तो लेकिन आजादी आप ली ली, देखते लेकिन main उसके role- बैकग्राउंड पे पीछे भी कुछ और रोल भी और भी कैरेक्टर्स थे जो इस तरह थॉट्स अगर हम कह सकते हैं और जो एक वो मुसलमान सामने आया था कि आप हाँ। करोड़, करोड़ों ले उस वक्त ना करोड़ बहुत ज्यादा होते थे, बहुत। लाख भी तब बहुत तो ज्यादा हजार होते बहुत ज्यादा होते थे थे। like, हजार, हाँ। बाकी हजार बहुत ज्यादा होते थे, तो लाख और करोड़ तो लाख बहुत, वो बहुत कोई ज्यादा। अमीर रईस नवाब होगा वो जिसने कहा होगा, लेकिन उसने कहा कि आप ले लो सब कुछ, हाँ। आप ले लो। और यानी कि ना इतना एक लीडर मतलब अंडर को काम आपने करते देखा उनको अवाम का सपोर्ट बहुत ज्यादा था। जब वो सीटें जीती उससे भी आइडिया हुआ कि अवाम का सपोर्ट बहुत ज्यादा है। जब वो अपना उन्होंने वो आज़ाद हिंद बनाई, वो उसमें भी उनको अवाम का सपोर्ट था। फिर क्योंकि ये चलाने के लिए फिर एक्सपेंस भी चाहिए होते, फिर लोगों ने आके जो है पैसे मदद दिए, की, जैसे वो हाँ। मुस्लिम वाली बात की, हाँ। तो उन्होंने आके करोड़ों ले जाओ। तो इस तरह मतलब कि ये सारी कहानी से ये लगता है कि लोगों का बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा प्यार मतलब कि ज्यादा। उनका लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा। वो बहुत कहते थे कि ये करना है, तो लोग तो कहते थे करते थे। यही करते हैं। तो ये सारा चीजें थी और स्टार्ट से लेकर एंड तक। इंटरनेशनल उनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था, तो फिर अपने कंट्री में तो लोग फिर मान लेते हैं ना कि ये तो हमारा एक पेट्रियोट है। जब आपको पता लगता है तो एक कनेक्शन ना बिल्ड हो मतलब जाता वो है। एक आईसीएस की जॉब छोड़ के अच्छी खासी वो अपने सिर्फ वतन के लिए वापस आ रहे हैं, तो फिर लोगों का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है ना। इसलिए तो फिर आज नाम भी है ना, Exactly. इसलिए तो आज बायोग्राफीज भी बन रही है ना। मतलब हर इंसान का बायोग्राफी तो नहीं ना बनती, उसी की बनती है बिल्कुल। जिसके ऊपर जिनका एक बड़ा रोल होता है या आजादी हाँ, का लेकिन होता अब हम इसकी एक वीडियो देखेंगे जो डेथ मिस्ट्री पर हाँ। हो कि वो है। क्या ये mystery अच्छा है। इस पे ये मैं ना mystery आप है। लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि बड़ा कंफ्यूज हूँ कि जितनी भी बायोग्राफी देखी है ना उसमें एंडिंग ऐसी कभी नहीं नहीं देखी। देखी, नहीं नहीं देखी। बड़ा क्लियर कट उनका पता चल जाता है कि कब क्या हुआ, कब इनकी क्या यहाँ पे हुआ। डेथ हुई और हाँ। इनका जो है यहाँ पर है या यहाँ हाँ, पर है। हाँ। तो ये एक बड़ा मिस्ट्री थी, एंड डेथ पे मिस्ट्री कितनी थी। चीजें बताई उन्होंने कि वो एक ये भी हो गुमनाम सकता है। वो बनकर रह गुमनाम गए या डेथ हो गई। हाँ। और एक बात ये भी बताई थी कि मतलब बाबा प्लेन बन गए। क्रैश 18 को हुआ लेकिन न्यूज़पेपर में वो 23 को बता रहे हैं। तो वो ये गैप क्यों है? और ये अगर- एक सोचने वाली हाँ, बात तो है ना वरना कि news- क्यों 5 दिन बाद गैप पता क्यों? चला। वरना मीडिया तो ऐसे फौरन Exactly. कैप्चर करती है और हर बॉस news। मतलब वो तो एक फ्रीडम बहुत के लिए अलग। काम कर रहे थे, तो बहुत लोगों के दिलों में थे, तो फिर क्यों 5 दिन का गैप? या ये भी हो सकता है कि ब्रिटिशर ने कुछ ऐसा कर दिया हो। ब्रिटिशर्स ने मुझे मतलब- लग रहा है कि मतलब ये पूरा प्लान था लोगों को जगाने के लिए। या लोगों के लिए हो सकता है या ब्रिटिशर ने लेकिन कुछ कर दिया, वाकई- प्लान वाकई क्रैश। सही हाँ, कह रहे हैं कि और वो उन्हीं के गले पड़ गया। हाँ, ब्रिटिशर्स ने मे बी हो सकता है। नहीं मे बी उनको यानी कि वो कर दिया हो, फांसी की सजा दे दी हो, कुछ भी कर दिया हो और अपने आप को थोड़ा चुपके क्लियर से। दिखाने के लिए हाँ। ना वहाँ प्लेन क्रैश हो और गया। वही उल्टा पड़ गया। और एक वो वही भी चीज होता है ना उल्टी पड़ फैसल गई। के ऐसे लोगों को नजरबंद कर दिया जाता है, हाँ। मतलब पता ये ही भी नहीं चीज होता हो कि सकता ये है, लोग वो हैं अंदर ही कहाँ जो पे। है ना वो Exactly. उनकी डेथ हो जाती क्योंकि है। ये भी मैंने जो कहाँ मैंने नहीं है। सुना है कि मुस्लिम्स को भी बड़ा इस तरह से नजरबंद किया है, किया तो हो गया। सकता है कि उनको भी किया गया हो, किया गया क्योंकि हो। ये बहुत ज्यादा चीज कॉमन थी कि आप Common थी। नजरबंद कर दो। तो आपको क्या लगता है? यही तीनों चारों से कुछ मतलब कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, मुझे इसी बस पे हो ये या लगता है कि प्लेन कंफर्म क्रैश एक पे नहीं हुआ। प्लेन प्लेन क्रैश आपको क्या क्रैश लगता है? प्लेन क्रैश नहीं हुआ, मेरा ख्याल है वो किसी सीक्रेट सर्विसेज में चले गए होंगे, क्योंकि वो बहुत उनके अलायंसेस बहुत थे, वो किसी भी कंट्री में जा सकते हाँ। थे, कहीं से भी वो अपने ऊपर नजर रख सकते थे, अपने कंट्री पे नजर रख सकते थे और उनके साथ मिलकर काम कर सकते थे। उनके अलायंस पहले ही इतने अच्छे थे। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है प्लेन क्रैश हुआ। प्लेन क्रैश हुआ है क्योंकि अब ये अगर तो- ये Different opinion डिफरेंट ओपिनियन है, क्योंकि अगर ये सारे सिनेरियो देखे ना कि वो गुमनामी में चले गए या उनको जेल में बंद कर दिया या ब्रिटिशर ने ऐसा कुछ कर दिया, तो ये
ये भी सीन हो सकता है, लेकिन अपनी अपनी है फीलिंग। मुझे लग रहा है कि Vibes शायद क्या आ रही है। क्योंकि उसके बाद फिर उनकी कोई खबर ही नहीं है। Right. अगर कुछ ना कुछ हुआ होता ऐसा तो कुछ ना कुछ और खबर तो आ ही जानी थी ना कि कैद में थे या ये ब्रिटिश ने कर दिया, लेकिन वसवसा तो आता है ना। हाँ मतलब Clear एक तो अभी टाइम तक नहीं ना के कह बाद सकते कि बाहर क्या हुआ। आ ही जाती है ऐसी हाँ, न्यूज़। कि उनके साथ ये नहीं वो हुआ था। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या हुआ होगा और ये डेथ मिस्ट्री आखिर क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर और बताएं। साथ में हम ये भी बात करते हैं कि अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि इतनी कमेंट्स और सजेशन क्यों क्यों आ आ रही रहे थी, थे exactly. कि इतना इन्फ्लुएंस था और वो देखना चाह रहे थे कि हमारा उस पे क्या ओपिनियन है, हम क्या उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन भाई जितने कमेंट सेक्शन इस वीडियो पे आए थे ना लेकिन सजेशन के, बहुत ज्यादा पर्सनली मुझे वीडियो बहुत बहुत अच्छी लगी बहुत है। अच्छे। और मैंने डॉक्टर बहुत विवेक सारी- बिंद्रा साहब ने तो पूरी कहानी खोल के रख और दी है। होता है ना कि एक बंदा जुड़ Detail. जाता है, तो वो मैं यानी कि जो पर्सनालिटी इनके साथ बस जुड़ चुकी हूँ। और एक और बात मुझे तब बड़ी हंसी आई थी जब वो एंड पे बताने लगे ना कि 1947 वाला टाइम आ गया, शादी आ गई, तो इधर दिखा रहे बेंच पे ना जो है ना वो जिन्ना साहब को बिठाया हुआ है और वहाँ पे गांधी गांधी जी को बिठाया हुआ है, साथ जो है नेहरू जी को बिठाया हुआ है। तो मतलब आपका लेवल है भाई विवेक बिंद्रा का। एनिमेटर को रेस चाहिए, रेस बनता है एनिमेटर का। बहुत अच्छी एनिमेशन जिस तरह एनिमेशन की हुई है ना भाई, लेवल है। भाई बहुत लेवल की एनिमेशन होती है। खैर आप बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या लगता है कि डेथ मिस्ट्री आखिर एक्चुअल में क्या होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर कहना है कि क्या हुआ था ओरिजिनल। लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। टेक केयर।